दोस्तों, हमारी दुनिया में केवल हम नहीं रहते हैं, बल्कि हमारे आसपास पैरानॉर्मल एंटिटीज, जीव भी रहते हैं। जैसे भूत प्रेत, भटकती आत्माएं, चुड़ैल, जिन्न, बेताल, घोल आदि। लेकिन कुछ लोग इन्हें देख पाते हैं तथा कुछ नहीं। ये भूत प्रेत तथा आत्माएं तरह तरह की जगहों पर पाए जाते हैं। जैसे सुनसान हवेलियां, होटल, त्यागे गए घर, जंगल, शमशान, सड़डाकें, किले तथा कब्रिस्तान। ये ज्यादातर सुनसान और अंधेरे इलाके ही पसंद करते हैं। बहुत से भूत प्रेत हमें शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन उन्हें देखना ही मनुष्य को मानसिक तौर पर हिला डालता है। इन कृतियों को देखकर इंसान अंदर तक डर जाता है। और जो लोग कमजोर दिल वाले होते हैं, उन्हें हार्ट अटैक तक आ जाते हैं। लेकिन कुछ भूत प्रेत बेहद खूंखार होते हैं तथा वे अपने विक्टिम की जान लिए बिना नहीं मानते। आज के इस लेख में हमने कब्रिस्तान पर आधारित कुछ बेहद खौफनाक कहानियां दी हैं। उम्मीद है कि इन्हें पढ़कर आपको भरपूर रोमांच का एहसास होगा। पहली कहानी से शुरू करते हैं, जिसका नाम है कब्र के अंदर। सनी, हैप्पी और तुषार तीन दोस्त थे। वे 12वीं क्लास के छात्र थे। उनके घर के पास एक त्यागा हुआ कब्रिस्तान, सेमेट्री था। उस कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता था कि वह एक हॉन्टेड कब्रिस्तान है तथा वहां पर भूत प्रेत तथा आत्माएं अक्सर लोगों को दिखती थीं। एक दिन तीनों दोस्त प्लान बनाते हैं कि आधी रात के समय उस कब्रिस्तान में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी भूत प्रेत नहीं देखे थे और वे चाहते थे कि उन्हें भी किसी पैरानॉर्मल चीज का अनुभव हो। तीनों दोस्त शुक्रवार की आधी रात वहां चलने के लिए मान जाते हैं। जब शुक्रवार आता है तो तीनों अपने घर से चुपचाप निकल जाते हैं। फिर अपनी अपनी साइकिल चलाते हुए कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। कब्रिस्तान के अंदर वे एक एक करके कब्रों को देखने लगते हैं। बहुत देर बाद भी उन्हें कोई पैरानॉर्मल चीज नहीं दिखती और वे इसे अंधविश्वास मानने लगते हैं। तभी सनी एक जगह कब्र पर बैठ जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि यहाँ क्यों बैठ गया, आगे चलते हैं। लेकिन सनी कहता है कि तुम लोग जाओ, वह यहाँ बैठकर कुछ आराम करेगा। यह सुनकर बाकी दोनों दोस्त आगे चले जाते हैं। तभी जिस कब्र पर सनी बैठा था, उसका पत्थर, ढक्कन अचानक से घूमने लगता है और आधा खुल जाता है। उस कब्र के अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ था, लेकिन अभी भी सनी का ध्यान उस तरफ नहीं गया था। अचानक से कंकाल उठ जाता है और सनी को जकड़कर कब्र के अंदर खींच लेता है। सनी छूटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। इसके बाद कब्र का पत्थर फिर से बंद हो जाता है। तभी सनी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों दोस्त वहां आते हैं, लेकिन उन्हें सनी कहीं भी नजर नहीं आता। तभी तुषार एक कब्र की तरफ इशारा करता है और हैप्पी से कहता है कि सनी की आवाज उधर से आ रही है। फिर दोनों मिलकर किसी तरह से उस पत्थर को हटाते हैं। वे देखते हैं कि बदहवास सनी कब्र के फर्श पर पडिडा छटपटा रहा था, लेकिन वहां कोई भी कंकाल नहीं था। इसके बाद वे दोनों सनी को खींचकर बाहर निकालते हैं। सनी उन दोनों को सारी घटना के बारे में बताता है। यह सुनकर सब डर जाते हैं और अपनी अपनी साइकिल उठाकर वहां से भाग जाते हैं। वे दोबारा कभी भी उस कब्रिस्तान में न आने की कसम खाते हैं। ये कहानी भी इतनी थी। चलिए दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है मास ग्रवे। केरल के अरुमल्ली नामक गांव में एक सेमेट्री ग्रेवयार्ड थी। वहां पर डेविड नाम के युवक की केयरटेकर के रूप में नई नई जॉब लगी थी। बड़े अधिकारी डेविड को बताते हैं कि सिमेट्री के पश्चिम वाले भाग में मत जाना। इसके बाद डेविड वहां पर अपनी ड्यूटी करने लगता है। एक रात को वह सिमेट्री में घूम रहा था। तभी उसे पश्चिम भाग से कुछ आवाज आती है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग वहां पर हंस रहे थे। डेविड को लगता है कि कुछ टीनेजर लड़के वहां आ गए होंगे और वहां पर शराब आदि पी रहे होंगे। वह उन्हें वहां से भगाने के लिए उस तरफ चला जाता है, लेकिन काफी आगे जाने पर भी उसे वहां पर कोई नजर नहीं आता। तभी वह देखता है कि सामने एक कुआं सा है, जिसमें पत्थरों का ढेर सा लगा हुआ है। वह कुएं के अंदर झांकता है तो डर जाता है। वहां पर बहुत सारे नर कंकाल पड़े हुए थे और उन्हें पत्थरों से ढकने की कोशिश की गई थी। वास्तव में यह मैस ग्रेव थी। मैस ग्रेव में बहुत सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा दफना दिया जाता है, लेकिन विधान कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उन लोगों की आत्मा हमेशा भटकती रहती है। डेविड सोचता है कि कल अपने अधिकारी से इस मैस ग्रेव का इतिहास पूछेगा। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां पर 10-15 लोग खड़े थे, लेकिन वे सब मरे हुए थे। उनका शरीर सड़ा गला था और वे इंसान कम और नर कंकाल ज्यादा लग रहे थे। तभी वे अपने अपने हाथ बढ़ाकर डेविड की तरफ आने लगते हैं। डेविड वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे फिर से उसके रास्ते में आ जाते हैं। वह फिर से रास्ता बदल लेता है, लेकिन वे वहां भी उसका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं।
इसी तरह इधर से उधर भागते हुए डेविड को सुबह के 5 o'clock बज जाते हैं। तभी सुबह वाला गार्ड ड्यूटी पर आ जाता है। डेविड उसे देखकर उसकी तरफ भागता है, लेकिन वह रात भर भाग भाग कर इतना थक चुका था कि बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर जाता है। गार्ड उसे अस्पताल ले जाता है। होश आने पर डेविड सबको अपनी रात की खौफनाक कहानी बताता है। इसके बाद अधिकारी उस कब्रिस्तान के पश्चिमी भाग के मध्य एक बहुत बड़ी दीवार बनवा देते हैं ताकि कोई भी उस तरफ न जाए। चलिए अब तीसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है अंगूठी। एक बार पीटर नाम का बच्चा अपने माता पिता के साथ एक सेमेट्री में जाता है। वास्तव में आज के दिन उसके दादाजी की मृत्यु हुई थी तथा उसके पिता वहां पर ताजे फूल चढ़ाना चाहते थे। वे रास्ते में एक फूलों की दुकान से गुलदस्ता खरीदते हैं। फिर वे सिमेट्री में जाते हैं और वहां पर दादाजी की कब्र पर फूलों का गुलदस्ता चढ़ा देते हैं। इसके बाद पीटर के माता पिता उस कब्र के आगे एक प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन पीटर कुछ दूर जाकर खेलने लगता है। तभी पीटर को एक कब्र के पास एक अंगूठी मिलती है जिसमें लाल रंग का बहुत सुंदर रूबी लगा हुआ था। पीटर उस अंगूठी को उठा लेता है और अपनी जेब में रख लेता है। फिर वह उस कब्र के ग्रेव स्टोन को देखता है। उसमें एक वृद्ध औरत की फोटो लगी हुई थी। इसके बाद पीटर के पिता उसे बुलाते हैं और वह उनके पास चला जाता है। फिर सारी फैमिली घर वापस आ जाती है। रात को पीटर अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी उसे अपनी अलमारी के खुलने की आवाज आती है। पीटर उठकर अपने बिस्तर पर बैठता है और अलमारी की तरफ देखने की कोशिश करता है। हालांकि कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे आभास होता है कि अलमारी के पास कोई खड़ा है। पीटर को लगता है कि उसकी माँ कुछ लेने आई होगी। वह पूछता है कि माँ क्या आप हो, लेकिन आकृति कोई जवाब नहीं देती। तभी वह आकृति धीरे धीरे पीटर की तरफ आने लगती है। जब वह पीटर के बेड के पास आ जाती है तो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है और कहती है, मेरी अंगूठी वापस दो। यह सुनकर पीटर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह जल्दी से पास रखा टेबल लैंप जलाता है। जब लैंप की रोशनी उस आकृति के चेहरे पर पड़ती है तो पीटर की चीख निकल जाती है। वहां पर वही बुढ़िया खड़ी थी जिसकी फोटो उसने कब्र के हेडस्टोन में लगी देखी थी, लेकिन वह मरी हुई थी और एक कंकाल की तरह नजर आ रही थी। वह पीटर से फिर कहती है, मेरी अंगूठी वापस दो, और उसकी तरफ आने लगती है। पीटर डर के मारे जोर से चीख मारता है। उसकी चीख सुनकर उसके माता पिता जल्दी से वहां आते हैं, लेकिन अब वह बुढ़िया गायब हो चुकी थी। चलिए अब आखिरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है रात का रोमांस। तुषार 25 साल का एक युवक था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी रिया नाम की गर्लफ्रेंड भी थी। वह उसके घर के पास ही रहती थी। एक रात तुषार को रिया की याद सताने लगती है। वह उसे व्हाट्सएप पर मैसेज करता है और मिलने के लिए कहता है। रिया इसके लिए मान जाती है। कुछ देर बाद रिया घर से बाहर आती है। तुषार पहले ही बाइक लेकर उसका इंतजार कर रहा था। वह तुषार की बाइक में उसके पीछे बैठ जाती है और वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। वे कोई सुनसान जगह ढूंढने लगते हैं ताकि वहां जाकर आराम से बैठे जाएं और कोई उन्हें देखे भी नहीं। तभी तुषार को एक सिमेट्री दिखती है। वह अपनी बाइक वहीं खड़ा कर देता है और फिर वे दोनों उस सिमेट्री के अंदर चले जाते हैं। वहां वे एक कब्र पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं। तभी तुषार को पेशाब लगाता है। वह रिया से कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। फिर वह कुछ दूर जाकर झाड़ियों के पास पेशाब करता है। फिर वह वापस लौटने ही वाला था कि तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। जिज्ञासावश तुषार झाड़ियों के आगे जाकर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां एक घोल एक कब्र से एक बच्ची की लाश निकाल कर खा रहा था। तुषार जल्दी से भागकर रिया के पास आता है और उसे वहां से जल्दी चलने को कहता है। वह उसे घोल के बारे में बताता है, लेकिन वह देखता है कि रिया कोई उत्तर नहीं दे रही थी। वह उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रिया एक तरफ लुढ़क जाती है। तुषार देखता है कि रिया की पीठ फाड़ डाली गई थी और उससे आंतें आधी बाहर निकली हुई थीं। ये देखकर वह थर थर कांपने लगता है। तभी उस कब्र के पीछे से एक और घोल सामने आता है और तुषार को देखकर खून से सने बड़े बड़े दांत निकालता है। उसके एक हाथ में रिया के मांस का टुकड़ा भी था। बदहवास तुषार किसी तरह भागकर बाइक के पास पहुंचता है। फिर बाइक से सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और सारी घटना की जानकारी देता है। इसके बाद पुलिस तुषार के साथ घटनास्थल पर आती है। वहां वे रिया की लाश को अपने कब्जे में लेते हैं, लेकिन इसके अलावा उन्हें वहां कोई तथाकथित घोल आदि नहीं मिलता। आखिर में पुलिस की रिपोर्ट में रिया की मृत्यु का कारण जंगली जानवर द्वारा हमले को बताया जाता है। तुषार उन्हें सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन वे कहते हैं कि उसकी बात का कोई सबूत नहीं था। दोस्तों, कहानी बस इतनी ही थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। माफ़ करिएगा, मेरी तबीयत ठीक न होने की वजह से मैं खुद अपनी आवाज़ नहीं दे पाया।
इस कहानी को लेकिन आपसे वादा है, बहुत जल्द आपकी ये शिकायत दूर कर दिया जाएगा। जब तक के लिए आपको लाइक करिए और कमेंट में बताइए कहानी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।